स्वागत है आप सभी का मास्टर इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से हम लोग इंग्लिश की कुछ बेसिक्स चीज़ों को सीखने की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग ABC ऑफ इंग्लिश की बात करेंगे। देखेंगे किसी भी चीज़ को सीखने से पहले आपको ज़रूरी होता है कि आप उनके बेसिक्स को जानें। किसी भी सब्जेक्ट की बात करें या किसी भी चीज़ों की बात करें, चाहे जिस चीज़ पर आप काम करना चाहते हैं, अगर आपकी बेसिक्स कमज़ोर है तो आप चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ज़रूरी ये है कि हम लोग किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो उनके बेसिक्स पर हमारा कमांड हो, है ना। तो हम लोग आज यहाँ पर इंग्लिश की बेसिक्स की ही बातें करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग वर्ड, सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इन चीज़ों को लेकर बात करने वाले हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम लोगों को बेसिक्स पर चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। बिना बेसिक्स सीखे आप तरह तरह की चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आपको परेशानियाँ आती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप चलना नहीं सीखे हैं और दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है परेशानियाँ आएंगी ही, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी चीज़ को करने से पहले आपको एक वार्म अप की आवश्यकता होती है ना। एक क्रिकेटर खेलने से पहले वार्म अप करता है, हवाई जहाज़ उड़ने से पहले उनको सही तरीके से उनके मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, तब वो उड़ पाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चलना सीखे नहीं दौड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर इंग्लिश के कुछ बेसिक्स की बातें करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप ज़रूर इस वीडियो में बने रहें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। और सीखने के क्रम में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखेंगे लाइव इंटरेक्शन जब हम लोगों का होता है तो वहाँ सीखने की बात कुछ अलग है। वहाँ पर आप सारे तरह के क्वेश्चंस या डाउट जो होते हैं वो आप तुरंत चीज़ों को पूछ कर क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ टीचर का रोल जो होता है वो अधिक हो जाता है। वो चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है। एक टीचर को पता होता है कि किस स्टूडेंट को क्या परेशानी आ रही है, उनके हाव भाव से वो समझ जाता है कि उनको इन चीज़ों में दिक्कत आ रही है, तो वो उनको फिर से बताने की कोशिश करता है, या आप सामने से भी सवाल कर लेते हैं, है ना। लेकिन जब आप एक रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे होते हैं तो यहाँ पर आपका रोल बढ़ जाता है। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप चीज़ों को ध्यान से सीखने की कोशिश करें, आपका अटेंशन पूरी तरह से उस कंटेंट पर हो जो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं कुछ सीखने की। चलिए देखें, हम लोग यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की बात कर रहे हैं, है ना। इंग्लिश अपने आप में क्या है, जैसा कि अभी आपने सुना, ये अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है। तो हम लोग इसी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर हम लोग देखें तो लैंग्वेज या तो आप स्पोकन के रूप में यूज़ करते हैं या तो रिटन यूज़ करते हैं। जनरली आप यही चीज़ें देखते हैं, है ना। तो स्पोकन की बात करें या रिटन की बात करें तो स्पोकन के अंदर आपको क्या चाहिए होता है, आपको साउंड चाहिए होता है। आप एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और चीज़ों को, अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, है ना। तो उस साउंड का अपना एक मीनिंग होता है। अगर उस साउंड का मीनिंग नहीं होगा, देखेंगे आप कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसका मीनिंग नहीं है तो क्या वो लैंग्वेज होगा? नहीं, है ना। क्योंकि हम लोग भाषा के ही माध्यम से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की बात करते हैं, है ना। एनिमल्स के पास भी साउंड है, लेकिन देखेंगे उनके साउंड का कोई मीनिंग नहीं होता। इस वजह से शायद आप देखेंगे तो उनका क्या होता है, उनको हम लोग भाषा नहीं कहते, उनके साउंड को हम लोग भाषा नहीं कहते हैं। रिटेन की अगर हम लोग बात करें तो रिटेन के अंदर देखेंगे हम लोगों को जरूरी है क्या, स्क्रिप्ट की आवश्यकता पड़ती है, लिपि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। रिटेन के अंदर हम लोगों को स्क्रिप्ट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप ड्रॉ कर देते हैं तो वो आपका भाषा नहीं तैयार कर सकता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि ये क्या है तो आप कहेंगे सर ये तो उल्टा बी है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अब समझिएगा कि या तो स्पोकन की बात करें या तो रिटेन की बात करें तो हम लोगों को ज़रूरी है कि आप इस साउंड को या जो स्क्रिप्ट है उसको मीनिंगफुल बनाएं,
ठीक है। तो हर भाषा के पास अपनी एक स्क्रिप्ट होती है, और देखेंगे इंग्लिश भाषा की अगर हम लोग बात करें तो लेटर्स के मदद से हम साउंड को देखते हैं या स्क्रिप्ट को देखते हैं। ठीक है, लेटर्स के मदद से हम साउंड या स्क्रिप्ट को देखते हैं। अब यहाँ समझिएगा, इंग्लिश भाषा की बात करें तो इंग्लिश भाषा के अंदर आपके कितने 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। अब इन 26 लेटर्स की अगर हम लोग बात करें तो इनको आप दो हिस्सों में बांट कर चलते हैं। एक वोवेल्स के नाम से आप जानते हैं और दूसरा कॉन्सोनेंट्स के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें वोवेल्स की संख्या आपके पास कितनी है? 5 है ना, जिनको आप देख सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 आपके पास क्या हैं? वोवेल्स हैं। कॉन्सोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्सोनेंट आपके पास 21 है ना। तो 21 की बात करें तो इन 5 लेटर्स को छोड़कर आपके पास जो बचे हुए दिखाई देते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ डॉट 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 एटसेट्रा, ये आपके पास क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं, है ना। अब यहाँ से एक चीज़ और समझिएगा कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स ये दो हिस्सों में आप लेटर्स को बांट कर देखें। अब एक शब्द देखिएगा, अल्फ़ाबेट, मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ाबेट। जनरली हम लोग कभी भी कुछ पूछते हैं जैसे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो कभी कभी ये जवाब आ जाता है कि 26, है ना। तो इस बात पर भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, है ना। अल्फ़ाबेट का जो मतलब होता है वो होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। वर्ण का मतलब आप समझते होंगे अक्षर, और माला, अब देखेंगे एक फूल से जैसे माला नहीं बन सकती उसी तरह एक अक्षर से तो माला नहीं बन सकती है। इसका मतलब हो गया कि ए से जेड तक के पूरे समूह को ही अल्फ़ाबेट नाम दिया गया है ना। ए से जेड तक के पूरे समूह को ही अल्फ़ाबेट के नाम से पुकारा जाता है। तो अल्फ़ाबेट पूरे समूह का एक नाम है, तो अल्फ़ाबेट 26 कैसे हो सकता है? तो अल्फ़ाबेट एक ही होता है। और इसको ऐसे भी समझिए कि अल्फ़ाबेट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, है ना। प्लूरल रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग इसी को लिखें अल्फ़ाबेट्स, तो ये क्या हुआ? अपने आप में गलत हुआ, आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं जो एग्जाम में पूछा भी गया है। सी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 6। अब चलिए इसको हम एरिया में भी बांट देते हैं, जैसे एक एरिया ये, एक एरिया ये, एक एरिया ये। यहाँ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ नो एरर्स का ऑप्शन। देखिए एक सेंटेंस लिखा गया, उसमें एरिया दे दिया गया। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको आप कॉमन एरर्स या स्पॉटिंग एरर्स के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आपको सेंटेंस को बांट दिया गया होता है और आपको ऑप्शंस दे दिए गए होते हैं, जैसे ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करें, आपसे पूछा जाता है कि किस एरिया में गलती है। अब गौर ये भी करें कि देखिए पूछा जाता है किस एरिया में गलती है, तो आप अगर तुक्का भी लगा देते हैं तो आपका हो सकता है सही भी हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है नंबर भी आपके छिन जाएं। तो तुक्का नहीं लगाना है, चीज़ों को बारीकियों से समझना है। जब आप समझेंगे तभी तो पता कर पाएंगे कि क्या गलती है, कहाँ गलती है, तभी तो आप उस एरिया को ढूंढ पाएंगे और करेक्ट आंसर दे पाएंगे, है ना। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोग चीज़ों को बारीकी से सीखने और समझने की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा गया सी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश एट द एज ऑफ 6। वह 6 की उम्र में अल्फ़ाबेट सीखी, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 6 की उम्र में अल्फ़ाबेट सीखी, कहने का मतलब हो गया कि अंग्रेजी के वर्णमाला की आप बात कर रहे हैं, यानी गलती आपका बी एरिया में है ना। तो आप सुधार की अगर बात करें तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या होना चाहिए था, अल्फ़ाबेट, न कि अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए बेसिक्स के अंदर हम लोग शुरुआती चीज़ों पर ही काम कर रहे हैं और वहीं से आपको क्वेश्चंस आ गए। तो हम लोगों को ज़रूरी है कि आप किसी भी चीज़ को लाइटली न लें, है ना। चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करें, आपको हर एक चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी और हर एक सवालों का जवाब मिलता चला जाएगा एक बेहतर तरीके से, है ना। चलिए यहाँ और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया कि अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और ये हमेशा सिंगुलर रूप में यूज़ किया जाता है, इसका प्लूरल रूप नहीं होता है। लेकिन अब देखिएगा अल्फ़ाबेट की बात करें तो इसका मतलब होता है क्या, वर्णमाला। लेकिन अल्फ़ाबेट्स अपने आप में एक शब्द है जिसका मतलब होता है लैंग्वेजेस। क्या मतलब होता है, लैंग्वेजेस, है ना, यानी भाषाएं। और देखेंगे अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या बोलोगे, लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस क्या है, एक प्लूरल शब्द है ना। तो अल्फ़ाबेट्स का मतलब अगर लैंग्वेजेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल रूप में यूज़ किया जाता है हमेशा। अल्फ़ाबेट्स एक शब्द है जिसका मतलब होता है लैंग्वेजेस, और ये हमेशा प्लूरल रूप में यूज़ किया जाता है। और इसका आप सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, जैसे कि आप लैंग्वेजेस के ही अर्थ में आप लैंग्वेज कहना चाहेंगे सिंगुलर बनाकर, और अल्फ़ाबेट उसके लिए लिखना चाहेंगे, तो ये क्या होगा, गलत होगा। आप इस अर्थ में अल्फ़ाबेट्स का सिंगुलर नहीं बना सकते हैं और इस अर्थ में अल्फ़ाबेट का प्लूरल नहीं बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक की बात उम्मीद करते आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो अब चलिए देखिए, आपने ये देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के लिए अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको दिखाई दिया वो क्या, लेटर्स, है ना। भाषा को मीनिंगफुल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, लेटर्स चाहिए। अब देखिएगा लेटर्स से ही आप शब्दों का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, शब्द। लेटर्स से ही आप शब्दों का निर्माण करते हैं। तो देखेंगे जब एक से अधिक लेटर्स आपस में मिलते हैं और उनसे एक अर्थ निकलता है तो वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। फिर से सुनेंगे, जब एक से अधिक लेटर्स आपस में मिलते हैं और उनसे एक अर्थ निकलता है तो वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं वर्ड, यानी अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। यानी वर्ड क्या होता है, अगर आप वर्ड की बात करें तो लेटर्स की एक मीनिंगफुल इकाई होती है, और मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स आपका वर्ड कहलाता है। ठीक है। तो हम लोग देखें, जैसे कि अगर हम लोग एक शब्द की बात करें, लिखा गया है आपका PEN, पेन। ठीक है। तो PEN, पेन, एक से अधिक लेटर्स आपस में मिले हैं और इनका एक अर्थ भी निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अपने आप में एक शब्द है। लेकिन अगर हम लोग बोलें EPN, तो देखेंगे यहाँ भी एक से अधिक लेटर्स आपस में मिले हैं लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है, तो देखेंगे इनको हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। उसी तरह देखेंगे XYZ, क्या ये शब्द है, नहीं है, आप इनको वर्ड नहीं कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें, लिखा हुआ है बुक, तो ये क्या शब्द है, हाँ, एक से अधिक लेटर्स आपस में मिले हैं और इनका एक अर्थ भी है, तो ये अपने आप में एक शब्द है। तो आपने ये देखा, तो वर्ड्स क्या है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स आपके वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्ड आप समझ गए हैं। अब देखिएगा कि वर्ड से ही आपका क्या बनता है, वर्ड से ही आपका सेंटेंस बनता है। क्या बनता है, वर्ड से ही आपका सेंटेंस बनता है।
है ना। तो सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि जब एक से अधिक वर्ड्स आपस में मिलते हैं और उनसे एक अर्थ निकलता है तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जब एक से अधिक वर्ड्स आपस में मिलते हैं और उनसे एक अर्थ निकलता है तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। लेकिन देखेंगे इतना सा बोलना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट मीनिंग रखता है ना। और ये सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है सेंटेंस को लेकर, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इस बात को थोड़ा सा और बढ़ाकर बोलेंगे। जब एक से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और उनसे एक अर्थ निकलता है और वह अर्थ कंप्लीट होता है तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। तो सेंटेंस के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स with complete meaning। तो सेंटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक समूह जो कंप्लीट मीनिंग रखता है आपका क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है ना। शब्दों का एक समूह जो कंप्लीट मीनिंग रखता है वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से सेंटेंस को समझने के लिए हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे। जैसे कि लिखे राम इज अ गुड बॉय, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो शब्दों का एक समूह आपको दिखाई दे रहा है जो एक कंप्लीट मीनिंग लिए हुए है, यानी ये अपने आप में क्या है, सेंटेंस है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। मैं और एक सेंटेंस आपके लिए लिखता हूँ। लिखा गया है द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर गुड। अब देखेंगे इस सेंटेंस में लिखा गया है द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर गुड, है ना। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को लिखना इसलिए ज़रूरी था, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ यहाँ से। देखेंगे अगर हम लोग यहाँ तक की बात करें, ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, ठीक है, मेरे क्लास के विद्यार्थी। अगर हम लोग यहाँ तक बात करें तो यहाँ भी एक से अधिक शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। एक से अधिक शब्द मिलकर बने हुए और एक अर्थ भी ये दे पा रहा है, ये एक अर्थ भी दे पा रहा है। लेकिन क्या ये सेंटेंस है? इनको हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं रख रहा है, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं रख रहा है। इस वजह से हम लोग इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, है ना। और सेंटेंस की बात अगर करें तो सेंटेंस में और एक चीज़ आपको जानना ये भी है, कंप्लीट मीनिंग रखने के साथ साथ ये इससे भी आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं कि सेंटेंस को अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ देखें राम इज़ अ गुड बॉय, यहाँ राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के बाद कहीं सा प्रेडिकेट कहलाता है, तो इज़ अ गुड बॉय ये इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। उसी तरह यहाँ देखें शब्दों का एक समूह तो है, तो ना तो ये कंप्लीट मीनिंग रख पा रहा है और ना इसके पास इसका प्रेडिकेट है ना। तो इस तरह अगर आप चीज़ों को देखें तो इनको क्या कहेंगे आप, सेंटेंस ना कहें तो क्या कहें, है ना। तो इनको हम लोग फ्रेज़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्रेज़ के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा अगर आप इसकी बात करें तो ये क्या है, फ्रेज़ है ना। फ्रेज़ का मतलब होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब समझने की कोशिश करें तो वाक्य का अंश, ठीक है, वाक्य का अंश। वाक्य का अंश मतलब देखिए ये वाक्य नहीं होगा, यानी सेंटेंस नहीं होगा, सेंटेंस का एक अंश होगा, यानी सेंटेंस का एक पार्ट होगा, है ना। सेंटेंस का ही एक हिस्सा होगा ये, वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है, ठीक है। तो देखेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, ये अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है। अगर हम लोग इस सेंटेंस में इसका अपना एक प्रेडिकेट दें तो देखेंगे कि अब ये एक कंप्लीट मीनिंग प्रोड्यूस कर रहा है। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर गुड,
द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर गुड, मेरे क्लास के विद्यार्थी अच्छे हैं, है ना। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग प्रोड्यूस कर रहा है और इसको अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट भी है। देखेंगे ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात सिर्फ स्टूडेंट की नहीं या माई क्लास की नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं मेरे क्लास के स्टूडेंट्स की, है ना। ये पूरा का पूरा जो है आपका सब्जेक्ट है, जिनमें से मूल सब्जेक्ट जो है आप देखेंगे ये स्टूडेंट है आपका, जिसके अनुसार वर्ब का प्रयोग आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो। और ये चीज़ें हम लोग आगे समझने की बात करेंगे। बहुत से लोग देखेंगे कि माई क्लास इज़ जैसे शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, जैसे माई क्लास सिंगुलर आपको दिखाई दे रहा है तो उस अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आगे हम लोग सीखने की बात करेंगे। यहाँ फ़िलहाल मैं फ्रेज को लेकर बात कर रहा था, तो देखेंगे द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास ये अपने आप में एक फ्रेज था जिसको हम लोग इसका अपना प्रेडिकेट दिए, है ना। और ये पूरा का पूरा फ्रेज यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है, पूरा का पूरा ये शब्द समूह सब्जेक्ट बना हुआ है और अब ये प्रेडिकेट लेकर ये कंप्लीट मीनिंग प्रोड्यूस कर रहा है, यानी ये क्या है, एक सेंटेंस है। तो हम लोग क्या देखें सेंटेंस में कि सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जो कंप्लीट मीनिंग रखता है, लेकिन फ्रेज के बारे में क्या जाने कि शब्दों का एक समूह तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है ये, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जब एक से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और उनसे एक अर्थ निकलता है लेकिन वो अर्थ कंप्लीट नहीं होता है तो क्या कहलाता है, वो फ्रेज कहलाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखा गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, है ना। तो देखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग आपका सेंटेंस कहलाता है, वहीं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग आपका फ्रेज कहलाता है, वाक्य नहीं वाक्यांश कहलाता है ना। तो ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ने की बात करें तो आपने देखा कि भाषा में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है, लेटर्स। लेटर्स से ही आप क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, है ना। और शब्द से ही क्या बनता है, आपका सेंटेंस बनता है, ठीक है। उस शब्द से ही आपका क्या बना, सेंटेंस बना। अब देखिएगा ये सेंटेंस की ही मदद से तो हम लोग भाषा बनाते हैं, है ना। तो देखेंगे इस सेंटेंस की ही मदद से आपका भाषा बनता है। अब आप उसे लिखकर व्यक्त करें या बोलकर व्यक्त करें। तो अब देखें सेंटेंस को लेकर अगर हम लोग आगे की बातचीत करें तो देखेंगे अ सेंटेंस इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स। एक सेंटेंस जो होता है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है। वो क्या क्या समझने की कोशिश करेंगे। एक सेंटेंस में जो आपको दिखाई देगा वो एक हिस्सा सब्जेक्ट का होगा और दूसरा हिस्सा जो होगा वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसा कि देखा एक सेंटेंस आपको लिख के दिया गया था, राम इज़ अ गुड बॉय, है ना। तो यहाँ मैंने क्या कहा था कि ये राम क्या है, राम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद का हिस्सा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है ना। तो देखिएगा आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के ये 2 हिस्से होते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, नेमिंग पार्ट आपका सब्जेक्ट कहलाता है, नेमिंग पार्ट आपका सब्जेक्ट कहलाता है और जो टेलिंग पार्ट होता है वो आपका प्रेडिकेट कहलाता है ना। टेलिंग पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है, यानी प्रेडिकेट कहने का मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो आपका क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर देखें समझने की कोशिश करें तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो आपका क्या है, वो आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे
कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट वाले हिस्से में अगर हम लोग बात करें तो प्रेडिकेट का जो हिस्सा होता है उसमें आप क्या क्या देखते हैं। प्रेडिकेट वाले हिस्से में आपको वर्ब दिखाई देता है ना। प्रेडिकेट वाले हिस्से में ही आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे सकता है। प्रेडिकेट वाले हिस्से में ही आपको कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे सकता है। प्रेडिकेट वाले हिस्से में ही आपको अदर वर्ड्स दिखाई दे सकते हैं, है ना। हालांकि देखेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को भी अदर वर्ड्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन देखेंगे हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट को समझने की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को समझने की बात करेंगे और अदर वर्ड्स में क्या क्या आ सकते हैं उसको समझने की बात करेंगे, इसलिए मैंने अलग अलग करके लिखा है ना। तो देखिएगा इसका मतलब हो गया कि अगर एक सेंटेंस के एलिमेंट्स की बात करें तो आपको क्या दिखाई देता है ना। सेंटेंस तो दो हिस्सों में बटा होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, लेकिन अगर सेंटेंस के एलिमेंट्स की बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा, सब्जेक्ट, है ना। क्या दिखाई देगा, देखिए सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट वाले हिस्से में क्या दिखाई देगा आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स, इस तरह के शब्द आपको दिखाई देंगे। तो सेंटेंस आप समझ चुके हैं। अब सेंटेंस एलिमेंट्स को हम लोग समझने की बात करेंगे। तो देखेंगे सेंटेंस को हम लोग समझने की बात कर चुके हैं, अब हम लोग सेंटेंस के एलिमेंट्स को समझने की बात करेंगे, जहां पर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंसेस में ये क्या होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, है ना। तो चलिए इस बारे में शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए सेंटेंस एलिमेंट्स को समझने से पहले सेंटेंस के बारे में थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा। सेंटेंस यानी जो कंप्लीट मीनिंग रखता है, ठीक है। अब इस कंप्लीट मीनिंग को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो सेंटेंस बनता किससे है, शब्दों से बनते हैं। सेंटेंस किससे बनते हैं, शब्दों से बनते हैं, वर्ड से बनते हैं, है ना। अब बात करेंगे तो शब्दों का एक समूह दिखाई देता है सेंटेंस में, लेकिन क्या बोला गया कि एक कंप्लीट मीनिंग रखता है। तो आपको सेंटेंस के अंदर क्या दिखाई देगा, शब्दों का एक अरेंजमेंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, शब्दों का एक अरेंजमेंट। तो देखेंगे सेंटेंस के अंदर आपको शब्दों के अरेंजमेंट्स पर गौर करना होता है, क्योंकि आप कोई भी शब्द को किसी भी तरह से नहीं लिख सकते हैं, वो आपका या तो मीनिंग नहीं दे पाएगा या वो चीज़ों को नॉनसेंस बना देगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ टीच आई इंग्लिश, तो क्या ये सेंटेंस है। यहाँ पर देखेंगे शब्द आपके व्यवस्थित रूप से नहीं लिखे हुए हैं, है ना। शब्दों का अरेंजमेंट गलत है, इस वजह से ये मीनिंग नहीं दे पा रहा है, समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर इसी को हम लिखे कि आई टीच इंग्लिश, तो देखेंगे क्या ये सेंटेंस है, हाँ ये सेंटेंस है ना। शब्दों का एक समूह है जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ। इसको आसान से शब्दों में समझने की कोशिश हम लोग करें तो देखेंगे एक सेंटेंस बोला जा रहा है, बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। क्या बोला गया, फिर से सुनिएगा, बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। देखेंगे सेंटेंस सुनते ही लग रहा होगा ये कैसा सेंटेंस है ना। बच्चे को उबाल देंगे तो वो दूध कैसे पिएगा। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि सेंटेंस होना चाहिए था दूध उबालकर बच्चे को पिलाओ, है ना। तो देखिए शब्द वही हैं, लेकिन शब्दों का अरेंजमेंट गलत था, तो चीज़ें नॉनसेंस दिखाई दे रही थी, है ना। तो यही कहने की कोशिश है कि आपको सेंटेंस में शब्दों के अरेंजमेंट पर गौर करना होता है या आपको उसके अरेंजमेंट को जानना होता है। तो यहाँ पर चलिए एक बात और करें, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को समझने के लिए ही हम लोग सेंटेंस के अंदर बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, है ना। क्या बात करते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आप जानते हैं ये किससे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से। जनरली आप
ये एक क्रम जानते हैं, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यानी इंग्लिश का क्रम इसी तरह का चलता है, पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस बनने के लिए ये सब्जेक्ट और वर्ब काफ़ी है, ये दोनों शब्द मिलकर सेंटेंस बना सकता है। तो बात रहा कि ये ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि देखेंगे सेंटेंस क्या बोला गया, सेंटेंस वो होगा जो कंप्लीट मीनिंग रखेगा, है ना। तो कभी कभी ये सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है, तो आपको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जैसे शब्दों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसी को आप प्रेडिकेट में देख रहे थे सेंटेंस एलिमेंट्स के रूप में। तो देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब कभी कभी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है, तो आपको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जैसे शब्दों की आवश्यकता होती है, या अदर वर्ड्स भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक ही आने की बात हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस, इंग्लिश का सेंटेंस जो बनता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स इस क्रम में आपका दिखाई देता है। तो अब ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला सभी शब्द लोग समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनता है तो वो ऑब्जेक्ट ही होता है। ऐसा नहीं है। हम लोग आगे जैसे जैसे सेंटेंस एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे वहाँ समझेंगे कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है या तो कॉम्प्लीमेंट आता है। ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर है ना, इसको समझेंगे। या अदर वर्ड्स को भी हम लोग देखेंगे कि अदर वर्ड्स यानी किस तरह के शब्द अदर वर्ड्स में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस एलिमेंट्स को लेकर हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे। अब देखिए, हम लोग बात करें सेंटेंस के सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यानी आप अगर इसको समझने की कोशिश करें तो सब्जेक्ट किसे कहेंगे, जिसके बारे में हम बात करते हैं, है ना, what we talk about। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या कहलाता है, वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। चलिए मैं इसके लिए एक सेंटेंस लिख के देता हूँ आपको। लिखा गया है, राम इज़ अ गुड बॉय। देखेंगे फिर से मैंने वही सेंटेंस लिखा। मुझे समझाना है आपको और आपको समझ आ जाए चीज़ें, है ना, मेरी प्रायोरिटी वही है। तो मैं आसान से सेंटेंसेस को लिखकर आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आप चाहे उसको किसी तरह से अप्लाई करें आगे, है ना, ये आपकी स्थिति होगी। तो चलिए देखेंगे हम लोग बात क्या किए, सब्जेक्ट किसे कहेंगे। ध्यान से सुनेंगे कि जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस सेंटेंस को अगर हम लोग देखें, राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, आप कहेंगे कि राम की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर वाक्य का सब्जेक्ट क्या हुआ, राम हुआ, है ना। और बाकी की बात करें तो ये आपका प्रेडिकेट का हिस्सा है, ये आप जाने, है ना। तो चलिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, सब्जेक्ट की। जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वाक्य का क्या कहलाता है, सब्जेक्ट, यानी आपको राम सब्जेक्ट के रूप में मिला। अब चलिए यहाँ हम लोग और एक सेंटेंस लिखे। लिखा गया है, राम रीड्स इंग्लिश। राम अंग्रेजी पढ़ता है ना। तो यहाँ भी अगर हम लोग इसी तरह से बात करें कि बात किसकी हो रही है, बात किसके बारे में कर रहे हैं, है ना, कौन अंग्रेजी पढ़ता है, तो राम अंग्रेजी पढ़ता है। तो यहाँ भी हम लोग उसी आधार पर खोज कर सकते हैं सब्जेक्ट का, यानी यहाँ पर क्या है, राम इस वाक्य का सब्जेक्ट है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, राम की बात हो रही है ना। लेकिन अब मैं इन दोनों सेंटेंसेस के बीच थोड़ा सा अंतर बताता हूँ और सब्जेक्ट को लेकर और भी डिफिनेशन तैयार होता है उसकी बात करता हूँ। जैसे देखिएगा यहाँ पर लिखा गया, राम इज़ अ गुड बॉय, है ना, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस में हम लोग किसी के स्टेट की बात कर रहे हैं, अवस्था की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें राम रीड्स इंग्लिश, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के एक्शन की बात हो रही है, सब्जेक्ट एक एक्शन कर रहा है उसकी बात हो रही है ना। तो इसको समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए। तो देखेंगे अगर हम लोग इस दुनिया में हैं तो आपको दो तरह की चीज़ें दिखाई देती है, एक लिविंग बीइंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स, है ना।
तो यहाँ पर समझिए, चाहे आप सजीव की बात करें या निर्जीव की बात करें, है ना, आप अगर उसके बारे में बोल रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? या तो आप उसके स्टेट की बात करते हैं, स्टेट कहने का मतलब हो गया आप उसके अवस्था की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं, है ना, या तो आप उसके एक्शन की बात करते हैं, यानी सिंपल शब्दों में देखें काम की बात करते हैं। तो ये दो चीज़ों पर बातें चलती है, या तो आप उसके स्टेट की बात करते हैं या तो काम की बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे बोला गया राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पर क्या है, आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किसी के स्टेट की बात कर रहे हैं, यहाँ राम कोई एक्शन नहीं कर रहा है। और वहीं पर अगर हम लोग देखें राम रीड्स इंग्लिश, यहाँ पर राम जो है वो एक एक्शन करता हुआ नज़र आ रहा है ना, राम इंग्लिश पढ़ता है, यानी राम पढ़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देखा। तो अब इस आधार पर हम लोग देखेंगे डिफिनेशन ये भी तैयार किया जाता है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो काम का करने वाला होता है, देखिएगा, या जो काम का करने वाला होता है। इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखें राम रीड्स इंग्लिश, तो देखेंगे राम इंग्लिश पढ़ता है, कौन पढ़ता है, एक्शन कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है ना। तो डेफिनेशन की बात करें अगर, तो इस तरह से भी इसको बोला जाता है हु विच डज द एक्शन, है ना, जो काम का करने वाला होता है या जो काम करता है वो भी वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस तरह से भी हम लोग पहचान कर सकते हैं वाक्य में जो काम करता है वो क्या है, सब्जेक्ट है ना, जो काम का करने वाला होता है। यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, यानी राम क्या है, इस वाक्य का सब्जेक्ट है ना। लेकिन अब एक चीज़ और यहाँ से गौर करेंगे, वो क्या कि हमेशा ऐसा हो कि सब्जेक्ट काम करे ये ज़रूरी नहीं है ना। हमेशा ऐसा हो कि कोई सब्जेक्ट काम करे ये ज़रूरी नहीं है। इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि बोला गया कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मैं वाक्य का सब्जेक्ट है और पढ़ाना एक एक्शन है जो कौन कर रहा है, मैं, है ना, यानी मैं जो सब्जेक्ट है वो उस एक्शन को कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब फिर से समझिएगा, बोला गया आप लोगों को पढ़ाया जाता है। क्या बोला गया, आप लोगों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट आप लोगों को बनाया गया है और यहाँ भी एक एक्शन दिया गया है, पढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन ये पढ़ाना जो एक्शन है क्या ये आप लोग कर रहे हैं, नहीं, है ना, आप लोग के द्वारा हो रहा है, नहीं, ये तो कोई और कर रहा है, इस एक्शन को कोई और कर रहा है ना। तो यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट काम को नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर समझने की एक बात ये हुई कि देखिएगा हमेशा सब्जेक्ट काम करे ये ज़रूरी नहीं है ना। तो अब देखेंगे कि ऐसा भी होता है जब सब्जेक्ट के ही ऊपर काम किया जाता है, जब सब्जेक्ट के ही ऊपर काम किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें लिखा गया है कि आप लोगों को पढ़ाया जाता है, इस सेंटेंस को मैंने कहा तो मैं लिखूं यू आर टॉट, आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये एक्शन है वो ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे यू ये नहीं कर रहा है ना। तो अब यहाँ पर समझिए कि ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट हमेशा एक्शन करता नहीं है बल्कि उस एक्शन को रिसीव भी करता है। क्या करता है, रिसीव भी करता है। तो देखिए हु विच डज द एक्शन, जो काम का करता है यानी करने वाला होता है तो उसको हम लोग डूअर के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको डूअर कहेंगे। और आप सुने होंगे सब्जेक्ट यानी डूअर, है ना। तो अब समझ पाए होंगे, देखेंगे जब वो काम का करने वाला होगा डूअर कहलाएगा। लेकिन देखेंगे हमेशा तो काम का करने वाला नहीं होता है, वो काम को रिसीव भी करता है, तब हम लोग उसको रिसीवर के नाम से जानेंगे, डूअर के नाम से नहीं जानेंगे, है ना। हु विच रिसीव्स द एक्शन, है ना, तब हम लोग इसको किस नाम से जानेंगे, रिसीवर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो काम है ये सब्जेक्ट कर नहीं रहा है ना, ये काम इसी के ऊपर किया जा रहा है।
तो अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको समझना है वो ये कि देखेंगे कि एक्शन के आधार पर अगर हम लोग सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें तो सब्जेक्ट जब एक्शन करता है ना, तब वो डूअर कहलाता है। और जब डूअर हो तो सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। और जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है बल्कि वो एक्शन खुद सब्जेक्ट के ही ऊपर हो रहा होता है, तब हम लोग उसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं। देखेंगे सेंटेंस की ये बातें बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंस कब यूज़ करना है ना। हालांकि ग्रामर के अंदर जब लोग पढ़ने बैठते हैं, सीखने बैठते हैं, तो एक्टिव से पैसिव चेंज करने की बात आती है तो वहाँ कुछ रूल्स रट कर लोग चीज़ों को कर लेते हैं। लेकिन देखिए, रूल्स रटना अलग जगह है और चीज़ें समझनी अलग जगह है। हम लोग भाषा को समझ रहे हैं तो भाषा को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको क्या करना है, भाषा के अंदर ये समझना है कि कब एक्टिव सेंटेंस यूज़ होना है, कब पैसिव सेंटेंस यूज़ होना है। तो एक्टिव और पैसिव सेंटेंस यूज़ करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी जो बात ध्यान में रखनी है कि जब सब्जेक्ट एक्शन करेगा तब एक्टिव सेंटेंस यूज़ करना है, और सब्जेक्ट के ही ऊपर जब एक्शन होगा तो पैसिव सेंटेंस का यूज़ करना है। फिर से एक सेंटेंस सुनेंगे, जैसे कि बोला गया, मैंने राम को आमंत्रित किया। ठीक है, मैंने राम को आमंत्रित किया। यहाँ पर देखेंगे मैंने आमंत्रित किया, मैंने यानी आमंत्रित करने का काम किया जा रहा है किसके द्वारा, मेरे द्वारा। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, यानी ये सेंटेंस हम लोग किस में लिखेंगे, एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, है ना। और अगर देखेंगे सेंटेंस बोला गया कि राम को आमंत्रित किया गया, राम को आमंत्रित किया गया। अब यहाँ देखिएगा राम वाक्य का सब्जेक्ट बनाया गया है और एक एक्शन है आमंत्रित करना, लेकिन क्या राम आमंत्रित कर रहा है किसी को, नहीं, वो खुद उसी को आमंत्रित किया गया है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब सब्जेक्ट डूअर होता है, जब वो काम करता है, कोई एक्शन करता है, तो उसको एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है। और जब सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है तब उसको पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। एक्टिव का स्ट्रक्चर अलग होता है, पैसिव का स्ट्रक्चर अलग होता है। इसकी बात हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे, है ना। चलिए यहाँ से आगे चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए सब्जेक्ट में ही आगे हम लोग समझने की बात करेंगे। तो वाक्य का सब्जेक्ट कोई वर्ड भी हो सकता है, वाक्य का सब्जेक्ट कोई फ्रेज भी बन सकता है, और वाक्य का सब्जेक्ट कोई क्लाउज भी बन सकता है ना। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करें, एक वाक्य का सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, या एक फ्रेज भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, या एक क्लाउज भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। तो यहाँ पर देखें, जैसे लिखा गया है शी इज डूइंग सम वर्क। तो यहाँ पर देखिए वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, ये सी वाक्य का सब्जेक्ट है जो एक वर्ड है ना। तो एक वर्ड वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है, या पूरा का पूरा फ्रेज भी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे कि हम लोग देखें, लिखा गया है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। चलिए देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा शब्द समूह आपका क्या बना हुआ है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है ना। तो देख रहे, एक फ्रेज भी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है ना। तो देखेंगे जब इस तरह का सब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो लोग यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करने में थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। हालांकि इन सब चीज़ों को आगे हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, जैसे कि ये पूरा का पूरा शब्द समूह आपका सब्जेक्ट बना हुआ है, लेकिन बात क्या हो रहा है या मूल सब्जेक्ट क्या है उसको समझिए। बात किसके बारे में हो रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। हालांकि है तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, विद्यार्थियों में से प्रत्येक, विद्यार्थियों में से प्रत्येक मेहनती है। कौन मेहनती है,
विद्यार्थियों में से प्रत्येक मेहनती है। तो यहाँ जो मूल सब्जेक्ट है वो ईच है और ईच सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, न कि आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करें क्लाउज की। एक क्लाउज भी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य, है ना। तो उपवाक्य की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर समझिएगा, वाक्य ना कहकर क्या कह रहे हैं, उपवाक्य। तो क्लाउज को समझने के लिए थोड़ी सी बात हम लोग समझें तो देखेंगे, उपवाक्य यानी क्लाउज की अगर हम लोग बात करें तो एक ही सेंटेंस, जब एक से अधिक सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं तब आप उसको क्लाउज कह सकते हैं ना। उनमें से एक आपका मेन क्लाउज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। मेन क्लाउज को आप प्रिंसिपल क्लाउज भी कह सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाउज को डिपेंडेंट क्लाउज भी कहा जाता है। तो क्लाउज की अगर हम लोग बात करें तो मेन क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या है, इसको हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग ये जानेंगे क्लाउज यानी एक ही सेंटेंस में आपको एक से अधिक सेंटेंस दिखाई देंगे तो वो क्या है, क्लाउज कहलाता है। तो देखेंगे पूरा का पूरा क्लाउज यानी समझ लीजिए कि पूरा का पूरा सेंटेंस एक वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। तो चलिए क्लाउज को समझने के लिए मैं एक सेंटेंस आपको लिख के देता हूँ। दैट द अर्थ इज राउंड is known to all. That the earth is round is known to all. अगर आप यहाँ पर देखें इस सेंटेंस को तो बोला जा रहा है that the earth is round, यह कि पृथ्वी गोल है, is known to all, यह सभी जानते हैं, है ना। यह कि पृथ्वी गोल है यह सभी जानते हैं। तो अगर गौर से आप देखें तो एक सेंटेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा that the earth is round, है ना। और फिर से आपको एक सेंटेंस यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप ये प्रेडिकेट के रूप में यहाँ देख रहे होंगे इज़ नॉन टू ऑल, है ना। लेकिन इस इज़ का सब्जेक्ट कौन है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस, है ना। ये पूरा का पूरा सेंटेंस यानी इस एक सेंटेंस में ही एक से अधिक सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ये सेंटेंस आप कह सकते हैं और ये खुद सब्जेक्ट बनकर और एक ये सेंटेंस बना रहा है, ये प्रेडिकेट का हिस्सा ये सेंटेंस बना रहा है ना। तो अब यहाँ समझिए कि पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बना हुआ है, आपका सब्जेक्ट बना हुआ है। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, एक नाउन करता है ना। तो हम लोग यहाँ देखेंगे फिलहाल अ क्लाउज, एक क्लाउज भी क्या कर सकता है, वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख पाए यहाँ पर सब्जेक्ट को लेकर कि सब्जेक्ट या तो कोई वर्ड या तो कोई फ्रेज या कोई क्लाउज हो सकता है ना। चलिए सब्जेक्ट को ही लेकर कुछ और बातें समझने की कोशिश करें। तो आगे देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है उसकी हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है। तो सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें उसको समझने के लिए यहाँ पर समझें फिर से थोड़ी सी बात। सेंटेंस किन से बनते हैं, शब्दों से सेंटेंस बनते हैं। किन से बनते हैं, शब्दों से सेंटेंस बनते हैं, है ना। शब्दों से सेंटेंस बनते हैं, शब्दों का एक अरेंजमेंट आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए शब्दों से सेंटेंस बनते हैं तो शब्दों को ग्रामेटिकली अरेंज करने के लिए या उनको व्यवस्थित रूप से रखने के लिए शब्दों को क्या किया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है, जिनको हम लोग ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में सीखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में सीखते हैं, है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं आपके पास, 8 होते हैं। ठीक है, और इन 8 की हम लोग बात कर लें तो देखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सबसे पहले अगर हम लोग देखें नाउन, दूसरा अगर देखें प्रोनाउन, तीसरी बात करें तो एडजेक्टिव, चौथी अगर बात करें तो वर्ब, पांचवी बात करें तो एडवर्ब, छठी अगर बात करें तो आप देखेंगे छठी अगर बात करें तो देखेंगे प्रेपोजिशन, सातवीं आप देखेंगे कंजंक्शन और आठवीं आप देखेंगे इंटरजेक्शन, है ना।
तो यहाँ से अगर देखें तो शब्दों को कैटेगराइज करके रखा गया है ग्रामेटिकली अरेंज करने के लिए, ताकि आप भाषा में गलतियाँ ना करें। आपको गलतियों से बचाने के लिए शब्दों को कैटेगराइज करके रखा गया है, जिनको आप ग्रामर में व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं और समझते हैं, और इन्हीं का प्रयोग करके आप भाषा को सही और गलत की पहचान करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? एक नाउन या प्रोनाउन, है ना। बाकी सब्जेक्ट बनने का काम नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको आगे जब हम लोग डिटेल में चलेंगे तो देखेंगे कि एडजेक्टिव का ये रूप, जैसे द प्लस एडजेक्टिव, ये भी सब्जेक्ट बनने का काम करता है। लेकिन देखिएगा कि द प्लस एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनता है तब ये क्या एक नाउन की तरह काम करता है, एक प्लूरल नाउन की तरह काम करता है, यानी एक नाउन ही वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। उसी तरह हम लोग बात करेंगे वर्ब को भी लेकर, तो वर्ब भी सब्जेक्ट बनने का काम करता है। जैसे वर्ब का आईएनजी रूप सब्जेक्ट बनने का काम करता है, लेकिन वो क्या कहलाता है? जेरेंड कहलाता है ना। तब वो क्या कहलाता है? जेरेंड कहलाता है। तो इस तरह से देखेंगे अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, लेकिन वो नाउन के रूप में आकर। तो हम लोग यहाँ समझने की बात करें तो वाक्य का सब्जेक्ट जो होता है वो कौन बनता है? कोई नाउन बनता है। कौन बनता है? कोई नाउन। अब नाउन क्यों बनता है? देखेंगे, आपको बोला गया सेंटेंस दो हिस्सों में बटा होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, है ना। एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन होता है? नेमिंग पार्ट। क्योंकि अगर भाषा में हम लोग किसी भी चीज़ की बात करें तो आपको उसके नाम की आवश्यकता होगी ही। अगर हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको उसका नाम लेना ही पड़ेगा। अगर नाम ले रहे हैं तो वही तो नाउन है ना। नाउन यानी अ नेमिंग वर्ड। सिंपल से शब्दों में जाने तो नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। तो इस वजह से वाक्य का सब्जेक्ट कौन हुआ? नाउन हुआ, है ना। लेकिन अब देखेंगे, ये भी तो बोला जाता है कि वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन भी होता है। हाँ, तो वाक्य का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन भी होता है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों, वो समझेंगे। तो देखेंगे प्रोनाउन की अगर बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है। अब देखिएगा, अभी क्या बोला गया कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग उसका नाम ले, तभी तो पता चलेगा कि बात किसकी कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको उसके नाम की आवश्यकता होगी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप आगे फिर से उसी की अगर बात करें तो बार बार उसके नाम को रिपीट नहीं करेंगे, यानी नाउन को रिपीट नहीं करेंगे। तो नाउन से बचने के लिए, नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करता है। तो हम लोग कह सकते हैं रिप्लेसेस अ नाउन। तो चूंकि ये नाउन को रिप्लेस करता है, यानी नाउन के ही जगह पर आता है, नाउन के बदले आता है, तो ये भी तो एक नाउन की तरह ही काम करना हुआ इसका, ठीक है। तो देखेंगे कि नाउन के बदले ही प्रोनाउन शब्द का आप प्रयोग देखते हैं, ठीक है। तो जो काम नाउन करता है वही काम तो प्रोनाउन करेगा, जो काम नाउन करता है वही काम तो प्रोनाउन करेगा। यानी नाउन वाक्य का सब्जेक्ट बनता है तो प्रोनाउन भी वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा। तो इस वजह से आप देखते हैं कि कोई नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट बनता है। अब चलिए यहाँ से और एक बात हम लोग करें तो सब्जेक्ट बनने का काम और एक करता है, वो क्या? कोई नाउन इक्विवेलेंट। अब नाउन इक्विवेलेंट की बात करें तो ये प्रोनाउन भी तो एक नाउन इक्विवेलेंट है, क्योंकि नाउन के बराबर काम कर रहा है, नाउन के जैसा काम कर रहा है, यानी ये भी तो एक नाउन इक्विवेलेंट है ना। लेकिन नाउन इक्विवेलेंट में कुछ और शब्दों को जोड़ने की हम लोग बात करेंगे, समझने की बात करेंगे। जैसे अ जेरेंड। एक जेरेंड जो है वो एक नाउन इक्विवेलेंट कहलाता है और वो भी वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की बात करता है। तो एक जेरेंड भी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। तो जेरेंड क्या होता है? देखेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जब नाउन के जैसा काम करता है, वाक्य का सब्जेक्ट बनता है, तब आप इसी वर्ब आईएनजी फॉर्म को जेरेंड के नाम से जानते हैं, है ना। और एक जेरेंड एक सिंगुलर नाउन के बराबर होता है। कैसा होता है? एक सिंगुलर नाउन के बराबर होता है। जैसे कि देखेंगे सेंटेंस लिखा गया है,
वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। लिखा गया है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या अच्छा होता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये वॉक शब्द की बात कर रहे हैं। वॉक जो एक वर्ब है, वॉक मीन्स टहलना, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे बल्कि उस एक्शन के नाम की बात कर रहे हैं, है ना। आप उस एक्शन के नाम की बात कर रहे हैं। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, आप टहलने की क्रिया के नाम की बात कर रहे हैं। टहलना जो एक वर्ब के रूप में काम करता है उसके नाम की यहाँ बात की जा रही है, यानी यहाँ एक नाउन की तरह आप यूज़ कर रहे हैं, उसके नाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब वर्ब आईएनजी का प्रयोग आप नाउन की तरह करते हैं, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेरेंड के नाम से जानते हैं। और ये एक सिंगुलर नाउन के बराबर होता है। तो देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है ये चीज़। चलिए इसी को आगे लेकर अगर हम लोग चलें तो देखेंगे नाउन इक्विवेलेंट में ही हम लोग इन्फिनेटिव की बात करेंगे। एक इन्फिनेटिव जो होगा वो भी आपको एक नाउन इक्विवेलेंट के रूप में काम करता है, यानी वाक्य का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का बात करता है। तो देखेंगे इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका इन्फिनेटिव कहलाता है और ये भी एक सिंगुलर नाउन के बराबर होता है। कैसा होता है, ये भी आपका एक सिंगुलर नाउन के बराबर होता है। तो देखेंगे इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये टू प्लस वर्ब वाक्य का सब्जेक्ट बना हुआ है, यानी एक नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी यहाँ पर हम लोग इसको क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव कहेंगे। ये वाक्य का क्या बना हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है, यानी ये नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी एक नाउन इक्विवेलेंट हुआ। इससे आगे की हम लोग बात करें तो देखेंगे अ नाउन क्लाउज। एक नाउन क्लाउज भी वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है। जो हम लोग अभी देख रहे थे कि क्लाउज वाक्य का सब्जेक्ट बन सकता है, वही चीज़ है यहाँ पर भी हम लोग उसी की बात कर रहे हैं एक नाउन क्लाउज के रूप में। इसको समझने के लिए फिर से मैं उसी सेंटेंस का प्रयोग करना चाहूँगा। जैसे देखेंगे आपको लिखा गया था दैट द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये पूरा का पूरा क्लाउज आपका वाक्य का सब्जेक्ट बना हुआ है ना। तो पूरा का पूरा क्लाउज आपका वाक्य का सब्जेक्ट बना हुआ है। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, कोई नाउन करता है, यानी ये आपका क्या कहलाया, एक नाउन क्लाउज, है ना। और एक नाउन क्लाउज भी देखेंगे एक सिंगुलर नाउन के बराबर होता है। कैसा होता है, एक सिंगुलर नाउन के बराबर होता है। तो देखेंगे इसी वजह से ये पूरा का पूरा सेंटेंस वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ और ये एक सिंगुलर नाउन के बराबर होता है। इसलिए देखेंगे इसको कौन सा वर्ब दिया गया था, एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया था इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट की बात करें तो अब यहाँ से क्या समझ पाए हम लोग कि एक सब्जेक्ट कोई नाउन, कोई प्रोनाउन या जेरेंड, इन्फिनेटिव या एक नाउन क्लाउज, ये सारे सब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट को ही लेकर कुछ और बातें करें। चलिए देखिए सब्जेक्ट, अब क्या बोला गया कि इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इस तरह के क्रम चाहिए, है ना। तो अब देखिएगा सब्जेक्ट क्या करता है, वर्ब से एग्रीमेंट करके सेंटेंस बनाता है ना। सब्जेक्ट और वर्ब से आपके सेंटेंसेस बनते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो है आपका एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। यदि वो सब्जेक्ट भर कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है तो आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिएगा चूंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर आपका सेंटेंस बनाने का काम करते हैं, यानी इन दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिला है, तो जाहिर सी बात है जब किसी के साथ आप काम करते हैं तो आप
उसके साथ एक एग्रीमेंट भी करते हैं ताकि आगे किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच भी एक एग्रीमेंट हुआ है। क्या एग्रीमेंट हुआ है? वो ये एग्रीमेंट हुआ है कि कहा गया कि सब्जेक्ट जैसा रहेगा वर्ब भी वैसा रहेगा, है ना। सब्जेक्ट जैसा रहेगा वर्ब भी वैसा रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करें तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपको क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए, है ना। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपको क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट है दोनों के बीच कि सब्जेक्ट जैसा वर्ब भी वैसा, है ना। जाहिर सी बात है कि आप अगर साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो आपको चीज़ों में समानता होनी चाहिए, है ना। तो एक जनरल एग्रीमेंट आपको ये दिखाई देता है कि सब्जेक्ट जैसा वर्ब वैसा। हालांकि आप सेंटेंसेस में बहुत सारे ऐसी जगह देखेंगे जहाँ ये रूल फॉलो होते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उन बारीकियों को भी समझेंगे कि कहाँ ये नियम फॉलो नहीं होंगे या क्यों नहीं होंगे, इस चीज़ों को भी समझेंगे। लेकिन जो एक नियम है, जो एक चीज़ें चलती है वो यही है कि सब्जेक्ट जैसा रहेगा वर्ब भी वैसा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, है ना। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन जैसा रहेगा वर्ब का भी नंबर और पर्सन वैसा ही होना चाहिए सेंटेंस के अंदर, है ना। तब वो सही माना जाता है, नहीं तो वो गलत होता है। अब इसको समझिएगा, जैसे कि लिखा गया है ही इज़ लेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वाक्य का सब्जेक्ट ही है ना। तो ही को लेकर हम लोग चलिए थोड़ी सी बात करें। तो नंबर कहने का मतलब हो गया सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। नंबर यानी वचन सिंगुलर या प्लूरल से हो गया। तो ही क्या है? ही सिंगुलर है, ठीक है। और अगर बात करें पर्सन की तो पर्सन 3 तरह के होते हैं, आपको पता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। तो ही क्या है? ही आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है। क्या है? थर्ड पर्सन। चलिए इसमें अगर दिक्कत हो रही हो तो थोड़ी सी बात मैं कर दूं पर्सन की। पर्सन की बात करें तो देखेंगे 3 तरह के पर्सन होते हैं आपके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट पर्सन यानी जो बोलता है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है ना, यानी हम लोग कह लें स्पीकर। यानी जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं खुद को क्या बोलूँगा? मैं, है ना। और सेकंड पर्सन होता है जो सुन रहा होता है, यानी आप लोग, ठीक है। जैसे कि देखेंगे बोला गया कि आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब समझिएगा आप लोग यानी जो सुनता है, यानी लिसनर। और थर्ड पर्सन वो होता है जो न तो स्पीकर होता है न तो लिसनर होता है ना। जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं वो स्पीकर और लिसनर नहीं होता है, न तो वो बोलने वाले में न तो सुनने वाले में शामिल होता है, तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो अब देखिएगा इसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल रूप में बांट देते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर जो आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है आई, है ना। और इसी का प्लूरल रूप क्या होता है? वी। देखेंगे कोई बोलने वाला अकेला है तो वो अपने आप अपने लिए मैं की बात करेगा, और एक से अधिक है तो बोलेगा वी, यानी हम लोग, है ना। और वहीं सेकंड पर्सन की बात करें तो आपको यू सिंगुलर रूप में भी दिखाई देता है, यू प्लूरल रूप में भी दिखाई देता है। यहाँ आपको शब्दों में अंतर नहीं दिखाई देगा, एक ही शब्द हैं जो सिंगुलर में भी यूज़ होते हैं और प्लूरल में भी यूज़ किए जाते हैं, है ना। हालांकि हिंदी के अंदर देखेंगे तुम सिंगुलर के लिए तुम लोग आपका प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, आप सिंगुलर आप लोग प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है ना। लेकिन यहाँ एक ही शब्द है यू जो सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी। थर्ड पर्सन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको ही, सी, इट, है ना, या कोई सिंगुलर नाउन की बात कर लीजिए, सिंगुलर
नाउन। तो ये आपके थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। और यहाँ पर इसी का प्लूरल रूप देखें तो दे और या तो कोई प्लूरल नाउन, है ना। ये आपका क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट दिखाई दिया। तो देखेंगे पर्सन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ समझिएगा ही क्या है। अगर नंबर की बात करें तो सिंगुलर है या प्लूरल, तो देखेंगे ही सिंगुलर है ना। और अगर पर्सन की बात करें तो ही क्या है, देखेंगे ही जो है वो थर्ड पर्सन है ना। क्या है, थर्ड पर्सन है। तो अब देखिएगा वर्ब का भी वही नंबर और पर्सन होगा, ये बोला गया। तो उसको समझिए कि इज की अगर हम लोग बात करें, इज की हम लोग अगर बात करें तो ये तो सिंगुलर है ना। और चूंकि ये हमेशा थर्ड पर्सन को दिया जाता है तो आप इसको थर्ड पर्सन ही कहेंगे। तो देखिएगा कि सब्जेक्ट का जैसा नंबर और पर्सन होता है वैसे ही वर्ब का भी नंबर और पर्सन होता है। अब आपको क्या बोला गया कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं जो इस तरह की बात नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनमें आपको ये चीज़ें फॉलो होता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। वो सारी चीज़ें बाद की बात है, लेकिन मैं चलिए और एक सेंटेंस लिख के देता हूँ आपको। जैसे लिखा गया आई एम लेट, ठीक है। अब यहाँ फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने बोला कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन जैसा होगा, वर्ब का नंबर और पर्सन वैसा ही होना चाहिए। तो अब देखिएगा यहाँ पर आई की बात करें तो आई क्या है, सिंगुलर। और अगर पर्सन की बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन, क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब देखिएगा आई सिंगुलर है तो आप ये कहते हैं सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यानी इज क्यों नहीं दिया गया, है ना। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि सर आई के साथ जैसे कि एम आया है, इज क्यों नहीं आया। तो अब समझने की कोशिश कीजिए, मैं इज को लिख कर देखता हूँ। तो इज अभी क्या बोला गया था, इज क्या है, सिंगुलर तो है ही, लेकिन ये क्या है, थर्ड पर्सन है। अब आपको क्या बोला गया था कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन जैसा रहेगा, वर्ब का भी नंबर और पर्सन वैसा ही होना चाहिए। तो सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन जैसा रहेगा, वर्ब का भी नंबर और पर्सन क्या ये मैच कर रहा है, नहीं। तो इस वजह से इज नहीं आ पाता है। इसके लिए एक अलग व्यवस्था किया गया है एम का, जो सिर्फ आई के लिए आता है। तो आई के लिए आता है, इसका मतलब ये कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है यानी सिंगुलर है। और चूंकि सिर्फ फर्स्ट पर्सन आई को ही दिया जाता है यानी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ पाए होंगे, है ना। तो सब्जेक्ट को लेकर आप इतनी सारी बातें अभी तक समझे हैं, है ना। देखेंगे सेंटेंस के एक ही एलिमेंट यानी सब्जेक्ट को समझने के लिए हम लोग इतनी सारी बातों को समझे और बहुत सारी चीज़ें आपके पास निकल कर अभी तक आई, है ना। तो ये चीज़ें आपको दिखाई दी। तो चलिए, आप उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझ पाए होंगे। और सेंटेंस एलिमेंट्स में आगे जो प्रेडिकेट का हिस्सा होते हैं, जैसे वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, अदर वर्ड्स हो गया, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज के लिए मैं इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा, है ना। चलिए, इस वीडियो से आपको यदि थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी और को भी ये सारी बातें जाननी चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आने वाले समय में हमारे और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे जैसे भी वीडियो मैं डालूँगा वैसे आप तक वो सीधे पहुँच जाए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।